नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तूलिका दर्शन में आपका स्वागत करता हूं। और आज के अंक में हम बात करेंगे गौथिक शैली के बारे में। काफ़ी सारे जो हमारे दर्शक हैं जिन्होंने कला प्रवक्ता का फॉर्म भरा हुआ है, तो उनका भी आग्रह था कि गौथिक शैली के ऊपर भी आप एक वीडियो बनाइएगा। तो आज के अंक में हम गौथिक शैली को समझने का प्रयास करेंगे और आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जितनी भी पश्चिम की कलाएं हैं उनको समझना थोड़ा सा दुष्कर भी होता है, क्योंकि परंपरागत रूप से हम इन शैलियों के टच में नहीं होते हैं। तो इसीलिए जो है पश्चिम की कला काफ़ी जो हमारे दर्शक है उन्हें बोरिंग भी लगती है और उनका मन भी नहीं लगता है पश्चिम की कला को पढ़ने के लिए। तो आज के इस अंक में हमने गौथिक शैली को बहुत ही आसान तरीके से इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। तो इसमें हम गौथिक शैली के उद्भव, विकास और पतन के कारणों को भी देखेंगे। साथ ही गौथिक शैली के जो प्रमुख वास्तुशिल्प हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे। और गौथिक शैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं या मूर्तिकार हैं उनको भी हम यहाँ पर इस एपिसोड में, इस अंक में समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, गौथिक शैली मध्यकालीन यूरोप की एक महत्वपूर्ण कला एवं स्थापत्य शैली है। इसका विकास लगभग 12वीं शताब्दी में फ्रांस से हुआ और बाद में यह पूरे यूरोप में फैल जाती है। तो देखिए, यहाँ पर गौथिक शैली को अगर आपको समझना है तो मैंने यहाँ पे बुलेट्स पॉइंट्स में कुछ पॉइंट लिखे हैं, इनको भी समझ लेते हैं। गौथिक शैली में मुख्यतः चर्चों, गिरजाघरों, महलों तथा धार्मिक भवनों में दिखाई देती है। तो गौथिक जो शैली है वो मुख्यतः चर्च और गिरजाघरों के जो वास्तुशिल्प है वहीं पर हमें दिखाई देती है। गौथिक शैली ने रोमनस्क शैली के बाद जन्म लिया और पुनर्जागरण से पहले तक यूरोप की प्रमुख कला शैली रही। तो देखिए, गौथिक शैली जो है वो रोमनस्क और पुनर्जागरण के जो बीच की शैली है वो शैली रही है। रोमन शैली के बाद जिस शैली का जन्म होता है वह है गौथिक शैली, और गौथिक शैली के पतन के बाद जो शैली जन्म लेती है वह है पुनर्जागरण शैली। तो रोमनस्क और पुनर्जागरण के जो बीच का दौर है वो गौथिक शैली का दौर है। यह शैली अपनी भव्यता, ऊंचाई, प्रकाश, विस्तृत सज्जा और आध्यात्मिकता के लिए प्रसिद्ध है। और गौथिक शैली के जितने भी भवन बने हैं, चर्च बने हैं, वो भव्य हैं, उनकी ऊंचाई अधिक है। इसी कारण प्रकाश और विस्तृत सज्जा को भी यहाँ पर स्थान मिला है। और आध्यात्मिकता के लिए भी प्रसिद्ध है, क्योंकि चर्च जो है वो धर्म से जुड़ा हुआ था। तो आध्यात्मिकता का जो पुट है वो गौथिक शैली में हमें दिखाई देता है। देखिए, गौथिक शैली के अगर हम इतिहास को समझें तो अगर हम इसका विकास काल देखें तो गौथिक शैली का जो उद्भव है लगभग 1140 ईस्वी में फ्रांस के निकट स्थित सेंट डेनिस बेसिलिका से माना जाता है। गौथिक शैली धीरे धीरे इंग्लैंड, जर्मनी, इटली तथा अन्य यूरोपीय देशों में फैल गई। अब देखिए, फ्रांस के जितने भी नेटिव कंट्रीज़ थी वहाँ से निकल के ये अपने जो पड़ोसी देश थे वहाँ पर ये फैल जाती है। तो इसमें इंग्लैंड, जर्मनी, इटली और अन्य जितने यूरोपीय देश हैं वहाँ पर ये सब जो है गौथिक शैली के प्रभाव में आ जाते हैं। अगर हम गौथिक शैली का प्रारंभ देखें तो गौथिक शैली को मुख्यतः 3 चरणों में विभक्त किया जाता है। पहला जो है वह है प्रारंभिक गौथिक शैली, अर्ली गौथिक। दूसरा है उच्च गौथिक शैली, हाई गौथिक। तीसरा है अंतिम या फ्लैम्बॉयट गौथिक शैली। तो 3 चरणों में गौथिक शैली को बांटा गया है। अगर हम इसके अध्ययन के दृष्टिकोण से देखें तो जो प्रारंभिक गौथिक शैली है वो रोमनस्क शैली के बाद शुरू होता है, और अंतिम या फ्लैम्बॉयट गौथिक शैली है वो पुनर्जागरण काल के आने से पहले की शैली है। तो इस प्रकार से प्रारंभिक गौथिक शैली, उच्च गौथिक शैली और अंतिम या फ्लैम्बॉयट गौथिक शैली, ये 3 चरण गौथिक शैली के रहे हैं। अब हम बात करते हैं गौथिक शैली की 6 प्रमुख विशेषताओं की। तो देखिए, किसी भी शैली को समझने के लिए आवश्यक है कि आप उसकी विशेषताओं को समझ जाएं। अगर आप उनकी विशेषताओं को समझ जाते हैं तो फिर किसी भी शैली को समझना, उसके बारे में लिखना या उसके बारे में तर्क रखना बहुत ही आसान हो जाता है। तो गौथिक शैली की पहली विशेषता है नुकीले मेहराब। दूसरी विशेषता है रिवॉल्ट। तीसरी विशेषता है उड़नताक। चौथी विशेषता है विशाल रंगीन कांच की खिड़कियाँ। और 5वीं विशेषता है ऊंचाई और प्रकाश। 6ठी विशेषता है अलंकरण और मूर्तियाँ। तो अब इन 6 प्रमुख विशेषताओं को हम आसानी से समझने का प्रयास करते हैं।
देखिए, पहली विशेषता है नुकीले मेहराब यानी कि पॉइंटेड आर्चेस। गॉथिक शैली में रोमन शैली की तरह गोल मेहराब की जगह नुकीले मेहराब प्रयोग हुए हैं। इससे पूरे भवन का वजन नीचे की तरफ बेहतर बढ़ता है, जिससे इमारत पहले से काफ़ी ऊंची बनने लगी। तो देखिए, रोमन शैली के जो चर्च बनाए जाते थे उनमें मेहराब जो होते थे वो गोल होते थे, जबकि गॉथिक शैली में नुकीले मेहराब बनाए गए थे। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो मेहराब है उसका जो आर्च है वो राउंड शेप में नहीं है, बल्कि वो कैसा है, नुकीला है। इससे क्या होता था कि इमारतों की ऊंचाई बढ़ने लगी। तो गॉथिक शैली में बनने वाले जो चर्च हैं उनकी ऊंचाइयाँ काफ़ी अधिक होती थी। दूसरा है रिब वॉल्ट। गॉथिक शैली में छत पर पसलियों जैसी पत्थर की धारियाँ रिब वॉल्ट का प्रयोग किया गया, जिससे छत को हल्का बनाया गया व बड़े बड़े हॉल बनाए जा सके। अब यहाँ पर देखिए, आपको अगर चित्र में दिखाई दे रहा होगा तो आपको नुकीला आर्च दिखाई दे रहा है, और इन आर्चों को जोड़ने के लिए जो रिब वॉल्ट का प्रयोग किया जाता था, इससे जो छत का वजन होता था वो इन आर्चेस के ऊपर बराबर बढ़ जाता था, और इनके नीचे फिर बड़े बड़े हॉल बनाए जा सकते थे जहाँ पर कि प्रार्थना की जा सकती थी। तीसरी विशेषता है उड़न ताक यानी कि फ्लाइंग बैटरस। गॉथिक शैली में दीवारों पर उड़न ताक लगाए गए, जिससे दीवारों का वजन बाहर जमीन तक पहुंचता था, जिससे दीवारें पतली बनी व बड़ी बड़ी खिड़कियों के लिए जगह बनी। तो देखिए, जो गॉथिक शैली में चर्च बनाए जाते थे उन काफ़ी वो हाइट में अधिक होते थे, तो उनको मजबूती प्रदान करने के लिए दीवारों पर उड़न ताक लगाए जाते थे। जैसे कि आप चित्र में देख रहे होंगे, तो यहाँ पर इन ताक लगाने के बाद दीवारों का जो वजन होता था वो बाहर चले जाता था, और बाहर जो पिलर होते थे वहाँ से वो ज़मीन में वजन स्थिर हो जाता था। उड़न ताक लगाने का जो फ़ायदा होता था वो ये होता था कि इससे दीवारें पतली बनाई जाती थी और खिड़कियों के लिए काफ़ी जगह बन जाती थी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो फ्लाइंग बैटर्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि जो मुख्य गिरजाघर की दीवार है उससे ये बाहर को निकली हुई है, पंखनुमा आपको संरचना दिखाई दे रही होगी, और उन संरचनाओं के बीच आप देख सकते हैं कि खिड़कियों के लिए काफ़ी जगह निकल गई है, और इन्हीं खिड़कियों पर फिर नक्काशी की जाती थी, रंगीन कांच की खिड़कियाँ यहाँ पर लगाई जाती थी। चौथी विशेषता है विशाल रंगीन कांच की खिड़कियाँ यानी कि स्टेन ग्लास। गॉथिक शैली में बनी खिड़कियों के कांच में बाइबल की कहानियों को चित्रित किया जाता था, जिससे कि ज़्यादा मात्रा में प्रकाश भवन में आता व अनपढ़ लोग चित्रों के माध्यम से बाइबल की कहानियों को समझते। तो इन चर्चों में जो खिड़कियां बनाई जाती थी वो काफ़ी विशाल होती थी, और इन विशाल खिड़कियों में रंगीन कांच लगाया जाता था, जिसमें कि बाइबल में जो कहानियां होती थी उन कहानियों को यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता था। ठीक वैसे ही जैसे अजंता की गुफाओं में बुद्ध से संबंधित जातक कथाओं को भित्ति चित्रों के माध्यम से बनाया गया, उसी प्रकार गॉथिक शैली में जो विशाल रंगीन कांच की खिड़कियां लगाई गई उनमें बाइबल की कहानियों को चित्रित किया गया, जिससे कि जो अनपढ़ लोग थे, जो बाइबल को नहीं पढ़ सकते थे, वो इन चित्रों को देख करके उन कहानियों को समझ सकते थे। पांचवी विशेषता है ऊंचाई और प्रकाश। गॉथिक शैली में बने चर्च ऊंचे थे, जिससे प्रकाश ज़्यादा मात्रा में भीतर आता था, जिससे लोगों को ईश्वर की निकटता का आभास होता था। रोमन शैली में बने चर्चों की ऊंचाई कम होती थी, जिससे चर्च में अंधेरा होता था। अब यहाँ पर देखिए कि गॉथिक शैली के जो भवन हैं या जो चर्च गिरजाघर हैं वो काफ़ी हाइट में लिए हुए होते थे, काफ़ी ऊंचाई लिए हुए होते थे, जिससे कि अधिक खिड़कियाँ वहाँ पर बनाई जा सकती थी, और अधिक खिड़कियाँ बनाए जाने का जो लाभ होता था उस ये होता था कि प्रकाश की मात्रा चर्च के अंदर काफ़ी ज़्यादा होती थी, तो लोगों को ईश्वर की निकटता का आभास होता था। जबकि रोमन शैली के जो चर्च होते थे वो ऊंचाई में कम होते थे, जिससे कि कारण वहाँ पर खिड़कियाँ कम होती थी, और जो रोमन शैली के चर्च होते थे उनमें अंधेरा होता था। तो ये डिफरेंस आप समझ गए होंगे। छठी विशेषता है अलंकरण और मूर्तियाँ। गॉथिक शैली में बने चर्च व भवनों को मूर्तियों से सजाया जाता था, जिसमें संतों, बेल बूटों को अधिक बनाया जाता था। जैसे कि हमने देखा भी है कि दक्षिण भारत के अगर आप मंदिरों को देखेंगे तो मंदिरों की पूरी दीवारों पर स्टोन कार्विंग करके यानी कि पत्थरों पर नक्काशी करके मूर्तियों का निर्माण हमने देखा है। ठीक उसी प्रकार गॉथिक शैली में भी चर्चों की दीवारों पर कार्विंग करके
संतों की मूर्तियां बनाई जाती थी, बेल बूटों को सजाया जाता था। इससे जो चर्च होते थे वो काफ़ी भव्य दिखाई देते थे। तो आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार के जो नमूने वहाँ पर बनाए गए हैं गॉथिक शैली के चर्चों में देखने को जो मिलते हैं वो इस प्रकार के हैं। दूसरे चित्र में भी आप देख सकते हैं कि इन मूर्तियों को या इन नक्काशीदार जालियों को बनाने से किसी भी दीवार का जो सौंदर्य है वो बढ़ जाता है, और इसीलिए जो हमें गॉथिक शैली के जो चर्च हैं वो काफ़ी भव्य और दिव्यता लिए हुए दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं गॉथिक शैली के पतन के कारणों पर। अब हमने देखा कि ये जो भवन थे काफ़ी ऊंचे थे, विशाल थे, काफ़ी प्रकाश की मात्रा इसमें आती थी और हवादार थे। तो फिर गॉथिक शैली के पतन के कारण क्या थे? जब ये शैली इतनी अच्छी थी वास्तुकला के दृष्टि से भी, तो फिर इस शैली का पतन क्यों हुआ? अब हम इनके उन कारणों को भी जान लेते हैं। देखिए, पहला जो कारण था वो था पुनर्जागरण काल का उदय। 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी में शास्त्रीय ग्रीक और रोमन कला शैली की वापसी यूरोप में होती है, जिसके कारण से जो गॉथिक शैली है वो धीरे धीरे कम प्रयोग में लाई जाने लग जाती है। कलाकारों और विचारकों ने गॉथिक शैली को अनुपातहीन और बर्बर मानकर इसकी आलोचना की, और क्योंकि ये भव्य विशाल बनाए जाते थे तो कुछ विचारकों को लगा कि जो चर्च है उसे शालीन होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा उसमें दिव्यता भव्यता नहीं होनी चाहिए। इस कारण से भी जो है 15वीं और 16वीं शताब्दी में गॉथिक शैली के चर्चों को बनाने का जो क्रम था वो कम होने लगा। दूसरा कारण है जटिलता और अत्यधिक लागत। गॉथिक शैली जैसे नोट्रे-डेम मेहराब और फ्लाइंग बटर्स के निर्माण में इंजीनियरिंग की जटिलताएं और भारी लागत के कारण इसे जारी रखना अव्यावहारिक हो गया। अगर आप गॉथिक शैली के चर्चों को देखें तो आपको उनकी विशालता भव्यता का जो है आभास होगा, और आप इस दृष्टिकोण पर भी आएंगे कि इन चर्चों को बनाने में काफ़ी ज़्यादा श्रम लगता था और काफ़ी ज़्यादा इनकी लागत भी थी, यानी कि पैसा भी इनमें ज़्यादा खर्च होता था। तो लंबे समय और अधिक संसाधनों की आवश्यकता ने संरचनाओं के निर्माण को महंगा और कठिन बना दिया। और जो ये चर्च थे ये जब बनाए जाते थे तो ये कई सालों में पूरे होते थे, यानी कि उतने सालों में महंगाई भी बढ़ती थी, जो है मज़दूर जो काम करने वाले थे उनकी सैलरी भी बढ़ती थी, उनकी जो मजदूरी थी वो भी बढ़ती थी। तो ये भी कारण था कि यूरोप में गॉथिक शैली में चर्च जो है वो बनने कम हो गए थे। तो ये भी इसका पतन का दूसरा कारण था। तीसरा कारण है आर्थिक संकट और महामारी। 14वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में अकाल व प्लेग जैसी महामारियों ने अर्थव्यवस्था को पूरी तरह पंगु बना दिया। इससे बड़े और भव्य चर्चों के निर्माण के लिए आवश्यक धन और मजदूर मिलना बंद हो गए। तीसरे कारण में क्या है कि यूरोप में 14वीं शताब्दी में अकाल और प्लेग जैसी महामारियां फैलती हैं, जिसके कारण अर्थव्यवस्था वहाँ पर डावाडोल हो जाती है, इकोनॉमी जो है वहाँ पर गिर जाती है, और इससे जो वहाँ पर बड़े भव्य चर्च बनाए जा रहे थे उसके लिए धन की भी कमी हो गई, और फिर मजदूर मिलना भी बंद हो गए, क्योंकि काफ़ी सारे वहाँ पर जनहानि भी हुई, जिससे कि काफ़ी लोग भी मारे गए। तो जो मजदूर थे वो मजदूर मिलना भी बंद हो गए। तो ये भी तीसरा इसका पतन का प्रमुख कारण रहा है। चौथा कारण है धार्मिक और सामाजिक बदलाव। प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन के बाद धार्मिक प्राथमिकताओं में बदलाव आया, और देखिए यहाँ पर जो गॉथिक का जो समय था उस समय लोग धर्म के प्रति बहुत ही ज़्यादा अगाध भक्ति रखते थे, लेकिन प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन जब वहाँ पर शुरू हो जाता है उसके बाद लोगों की धार्मिक प्राथमिकताओं में बदलाव आता है। इसके कारण चर्चों के बजाय सादगीपूर्ण भवनों और धर्मनिरपेक्ष वास्तुकला को अधिक महत्व दिया जाने लगा। जैसे कि मैंने कहा कि वहाँ पे बहुत सारे कारण थे, क्योंकि ये महंगे भी थे, लागत ज़्यादा होती थी, तो सादगीपूर्ण जो सिंपल जो चर्च है उनको बनाने का क्रम जारी हुआ। तो ये चौथा कारण था, धार्मिक और सामाजिक बदलाव के कारण भी गॉथिक शैली में बनाए जाने वाले जो चर्च थे उनमें कमी आई। तो ये चार प्रमुख कारण हैं जिनके कारण गॉथिक शैली का पतन हो जाता है। अब हम देखते हैं गॉथिक शैली के प्रसिद्ध वास्तुशिल्प। तो हमारा यहाँ पर पहला जो वास्तुशिल्प है वह है नोट्रे-डेम कैथेड्रल, पेरिस, फ्रांस का। गॉथिक कला का सबसे बेहतरीन उदाहरण नोट्रे-डेम कैथेड्रल है, जो अपनी नक्काशी और अद्भुत गुलाब खिड़कियों यानी कि रोज विंडो के लिए प्रसिद्ध है।
तो आप चित्र में देख सकते हैं नोट्रे डेम कैथेड्रल, जो कि पेरिस फ्रांस में स्थित है। ये कितना भव्य है, विशाल है। और यहाँ पर जो खिड़कियाँ लगाई गई हैं उन्हें जो है गुलाब खिड़कियों के नाम से जाना जाता है। कई बार प्रश्न भी पूछा जाता है कि गुलाब खिड़कियों के लिए जो चर्च है या कैथेड्रल है वो कौन सा है, तो आप लिख सकते हैं नोट्रे डेम कैथेड्रल, पेरिस फ्रांस। अब हम देख लेते हैं गॉथिक शैली का दूसरा प्रसिद्ध वास्तुशिल्प, वो है कोलोन कैथेड्रल। ये कोलोन नाम के स्थान में है, जो जर्मनी में है। यह उत्तरी यूरोप की सबसे बड़ी गॉथिक चर्च है, जिसे पूरा होने में सदियों का समय लगा। अब आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कोलोन कैथेड्रल को, कि इसकी भव्यता आप देख सकते हैं कि इसके आगे जो नदी बह रही है उसमें एक क्रूज तैर रहा है। उस क्रूज के सामने अगर आप इस पूरे चर्च की इमारत को देखें तो ये कितनी विशाल है, भव्य है, कि इसके सामने जो पुल है वो भी बहुत ही छोटा प्रतीत हो रहा है। और इस चर्च को बनाने में लगभग 100 साल का समय लगा है। यही कारण था कि जो गॉथिक शैली के जो वहाँ पर चर्च बनाए जाते थे वो समय बहुत लंबा लेते थे, उनके निर्माण में काफ़ी समय लगता था। निर्माण में जब समय ज़्यादा लगता है तो फिर लागत भी बढ़ जाती है। और ये भी कारण है वहाँ पर कि गॉथिक शैली के जो चर्च हैं वो बहुत ही अब कम बनाए जाने लगे। जो भी नमूने अगर हमें आज भी दिखते हैं तो वो बहुत ही विशाल हैं, भव्य हैं, और फिर वो ऐसे हैं कि वो अब अगर बनाने का प्रयास करें तो वो नहीं बनाए जा सकते हैं। तो ये उत्तरी यूरोप का सबसे बड़ा गॉथिक चर्च है। पूरा होने में इसको सदियों का समय लगा है, और बहुत सी जो पीढ़ियां हैं इस चर्च को बनाने में लगी हुई थी। तीसरा जो वास्तुशिल्प है वेस्ट मिंस्टर कैथेड्रल। ये लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। ब्रिटिश राजशाही के राज्याभिषेक और विवाह के लिए प्रसिद्ध यह इमारत अंग्रेजी गॉथिक कला का नायाब नमूना है। अब आप इस चर्च को देख सकते हैं, यहाँ पे इमेज जो लगी हुई है इसमें भी आप देख सकते हैं कि नुकीले मेहराब इसमें बनाए गए हैं और मीनारे भी इसमें हैं। रंगीन कांच की खिड़कियाँ यहाँ पर भी बनाई गई हैं, और मजबूती के लिए यहाँ पे फ्लाइंग बर्ड्स भी लगाए गए हैं, और धार्मिक आस्था और भव्यता का ये प्रतीक भी है। और यही कारण रहा है कि जितनी भी ब्रिटिश घराने में विवाह होते हैं वो इसी चर्च के अंदर किए जाते हैं, यहीं पर उसका आयोजन किया जाता है। चौथा है मिलान कैथेड्रल। ये मिलान इटली में स्थित है। ये दुनिया का सबसे बड़े गिरजाघरों में गिना जाता है, जो अपने सफ़ेद संगमरमर के जटिल गॉथिक शैली के लिए प्रसिद्ध है। अब आप इस चित्र में देख सकते हैं मिलान कैथेड्रल को, कितना भव्य ये विशाल है, और ऊंचाई तो गॉथिक शैली की पहचान है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी मीनारें यहाँ पर बनाई गई हैं, और रंगीन जो कांच की स्टेन ग्लास की जो विंडो हैं वो भी यहाँ पर लगाई गई हैं। सैकड़ों मूर्तियाँ और नक्काशीदार सजावट आप देख सकते हैं इस चर्च में। जितना भव्य ये बाहर से दिखता है उसी के अनुपात में ये अंदर से और भी ये विशाल है। इसमें ऊंचे शिखर भी बनाए गए हैं। पांचवा है सात्रस कैथेड्रल। ये सात्रस फ्रांस में है। ये अपनी रंगीन कांच की खिड़कियों और मूर्ति कला के लिए यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये चर्च, इसी कारण इसको यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है उसमें स्थान दिया है। यहाँ पर भी आपको रंगीन खिड़कियाँ देखने को मिलेंगी, मीनारे देखने को मिलेंगे, शिखर मिलेंगे आपको, और प्रकाश और आध्यात्मिकता का अनोखा संगम यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर जो रंगीन कांच की खिड़कियाँ लगाई गई हैं। अब हम देखते हैं कि गॉथिक शैली में वास्तुकला के अतिरिक्त पांडुलिपि चित्रण का कार्य भी किया गया, जिसमें पांडुलिपियों के किनारों पर सोने चांदी की पत्तियों और चमकीले रंगों से बारीक चित्रकारी की जाती थी। द बुक ऑफ आवर्स और विभिन्न प्रार्थना ग्रंथों में इसका उदाहरण हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जितनी भी पांडुलिपियाँ मिली हैं वो भी काफ़ी उन्नत किस्म की बनाई गई हैं। तो गॉथिक शैली विशेषता तो वास्तुकला के लिए है, लेकिन यहाँ पर अगर आपको पांडुलिपियों के बारे में पूछा जाए तो वहाँ पर पांडुलिपियाँ भी बनी हुई हैं। तो उसमें जो सबसे प्रसिद्ध पांडुलिपि है वह है द बुक ऑफ आवर्स। गॉथिक शैली में अगर हम भित्ति चित्रों की और पैनल पेंटिंग की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्योंकि जो भी यहाँ पर चर्च बनाए गए हैं उनके अंदर रंगीन कांच की खिड़कियों में चित्रकारी की गई है। वहाँ पर जो भी सीलिंग है उनके जो लकड़ी के पैनल है उन पर भी चित्रकारी की गई है। तो जियोतो द्वारा चित्रित एरेना चैपल की भित्ति चित्र गॉथिक शैली का जो है मील का पत्थर माना जाता है।
गौथिक काल के दौरान लकड़ी के पैनलों पर टेम्परा और बाद में तेल रंगों से यहाँ पर चित्र भी बनाए जाने लगे थे। तो कई बार पूछा जा सकता है कि गौथिक शैली के जो पैनल बने हैं उनमें किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है। तो टेम्परा और उसके बाद ऑयल कलर से भी यहाँ पर पैनल पेंटिंग बनाई जाती थी। अब हम बात करते हैं गौथिक शैली के प्रसिद्ध चित्रकारों की। तो देखिए, सबसे पहले जो चित्रकार है वह है जियोटो। इटली के फ्लोरेंस के जियोटो गौथिक कला के महान चित्रकारों में गिने जाते हैं। इन्हें प्रचलित वेजेंटाइन शैली को तोड़कर त्रिआयामी और यथार्थवादी आकृतियां बनाने का श्रेय दिया जाता है। इनके प्रसिद्ध कार्यों में पडुआ स्थित एरेना चैपल की भित्ति चित्रकला सबसे प्रसिद्ध है। दूसरा है ड्यूचियो, सिएना शैली के प्रमुख चित्रकार जिन्होंने गौथिक कला के मानवीय भावनाओं और कोमलता को बहुत ही खूबसूरती के साथ उतारा। उनकी जो मेस्टा वेदी की चित्रकारी विश्व प्रसिद्ध है और आप देख सकते हैं वहाँ पर कि एक मेस्टा वेदी की चित्रकला उन्होंने बनाई थी, एक पैनल पेंटिंग बनाई है वहाँ पर। तो ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो कई बार प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो जो भी यहाँ पर बताया जा रहा है आपको, जो भी चर्च के नाम बताए जा रहे हैं या जो भी पैनल पेंटिंग के बारे में बताया जा रहा है कि किस चर्च के अंदर जियोटो ने बनाई है या ड्यूचियो ने बनाई है, तो आप उसको ज़रूर अपना ध्यान में रखिएगा। तीसरे हैं सीमाबुए। सीमाबुए इटली के प्रमुख चित्रकार थे जिन्हें जियोटो का गुरु भी माना जाता है। गौथिक शैली के शुरुआती काल में यथार्थवाद की नींव रखने वाले कलाकारों में उनका नाम प्रमुख है। तो सीमाबुए भी जो है गौथिक शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं जिन्हें जियोटो का गुरु भी माना जाता है। चौथा है साइमन मार्टिनी। साइमन मार्टिनी अंतर्राष्ट्रीय गौथिक शैली के सबसे बेहतरीन चित्रकारों में से एक हैं। उनके चित्रों में दरबारी शान और शौकत, बारीक रेखाएं और सजावटी तत्वों का अद्भुत मिश्रण है। पांचवें हैं लिम्बर्ग ब्रदर्स। इन चित्रकारों के रूप में प्रसिद्ध लिम्बर्ग ब्रदर्स ने गौथिक शैली के लघु चित्रों में महारत हासिल की। इनकी पांडुलिपियां लेस्ट्रेस रिसर्च यूरस गौथिक चित्रकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। अब देखिए, जिस तरीके की मिनिएचर पेंटिंग हमने अपभ्रंश शैली में देखी या पाल शैली में देखी, ठीक उसी प्रकार की मिनिएचर पेंटिंग्स जो है गौथिक शैली में भी देखने को मिलती है। और यहाँ पर लिम्बर्ग ब्रदर्स थे, जो लिम्बर्ग बंधु थे, जो उन्होंने गौथिक शैली में लघु चित्रों पर महारत हासिल की थी। तो कई बार प्रश्न पूछा भी जाता है कि लिम्बर्ग ब्रदर्स की विशेषता क्या थी। तो उनकी विशेषता थी लघु चित्रों को बनाने में उनकी जो कारीगरी थी या उनकी जो महारत हासिल हो रखी थी वो लघु चित्रों में थी। और इनके जो प्रसिद्ध अगर पांडुलिपि की बात करें तो वह है लेस्ट्रेस रिसर्च यूरस। तो ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। आई होप आज के अंक से आप लोगों को काफ़ी लाभ मिला होगा गौथिक शैली को समझने में। अगर आप हमारे साथ में नए जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हमेशा ऑन रखिएगा ताकि जब भी हम इस प्रकार के वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपका कोई भी ऐसा कोई प्रश्न है जिसका आपको जवाब नहीं मिल रहा है या कोई भी टॉपिक है जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं कि हम उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं आसान भाषा में इलस्ट्रेशन के साथ में, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उस टॉपिक के बारे में लिखिएगा कि आपको इन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो की ज़रूरत है। तो हम उन टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो आज के अंक में इतना ही था। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।